उत्सर्जन क्रिया का अध्ययन करेंगे। उत्सर्जन शरीर की कोशिकाओं में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स और लवण आदि ऐसे अपशिष्ट या वेस्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, हानिकारक होते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को श्वसन क्रिया के माध्यम से विसर्जित कर दिया जाता है। अन्य पदार्थों को जो प्रोटीन के विघटन से, जो प्रोटीन के उपापचय से बनते हैं, ऐसे पदार्थों को हम जल के माध्यम से यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, जिनको बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। उत्सर्जन से संबंधित सभी तंत्र का हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रोटीन उपापचय के उत्सर्जी उत्पाद अमीनो अम्ल मुख्य रूप से प्रोटीन पाचन के फलस्वरूप बनता है और आंत से रुधिर में अवशोषित होता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों का कुछ जंतु जैसे सीपी, घोंघा, कुछ इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु ज्यों के त्यों उत्सर्जन कर देते हैं। इस उत्सर्जन को एमिनोटेलिक उत्सर्जन कहते हैं, अर्थात अमीनो अम्ल के रूप में कुछ जंतुओं में उत्सर्जन होता है। इनके उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होते हैं। ये जंतु घोंघा, सीपी और कुछ इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु होते हैं। दूसरा प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया कहलाता है। अधिकांश जंतुओं में आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों का विएमिनीकरण अर्थात डीएमिनेशन किया जाता है। इन्हें इनके कीटो समूह एवं अमीनो समूह में तोड़ दिया जाता है, विखंडित कर दिया जाता है। कीटो समूह का उपयोग अपचय कैटाबोलिज्म के अंतर्गत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, परंतु अमोनिया का मूल रूप में या इससे अन्य पदार्थ बनाकर इनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। विएमिनीकरण की प्रक्रिया सभी कोशिकाओं में, परंतु विशेष तौर से यकृत कोशिकाओं में होती है, अर्थात अमोनिया का निर्माण यकृत में होता है। इसके फलस्वरूप बनी अमोनिया अत्यंत विषैली और जल में घुलनशील होती है। इसीलिए अधिकांश जलीय जंतु जल की काफ़ी मात्रा के साथ इसका शीघ्रतापूर्वक उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे उत्सर्जन को एमिनोटेलिक उत्सर्जन या एमिनोटेलिज्म कहते हैं। अमोनोटेलिक उत्सर्जन के कुछ उदाहरण प्रोटोजोआ, ओरिफेरा, नाइडेरिया, पॉलीकिटा संघ के जंतु, कुछ एनिलिडा संघ के जंतु जो जल में रहते हैं, अनेक मोलस्का संघ के जंतु एवं जलीय आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। अस्थिल या बोनी मछलियाँ जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, कछुआ, उभयचर के भेक शिशु अर्थात मेढक के टैडपोल लार्वा में भी अमोनिया के रूप में उत्सर्जन होता है, जो बाद में बढ़ने के बाद जब वो मेढक बन जाता है तो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करना प्रारंभ करता है। ये सभी जंतुओं में उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। तीसरा उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। शुष्क वातावरण में रहने वाले स्थलीय जंतु जैसे पक्षी, सरीसृप, कीट, कुछ घोंघे इत्यादि, जिनमें कि जल को संचित रखना आवश्यक होता है, अमोनिया से यूरिक अम्ल बना लेते हैं। यूरिक अम्ल विषैला नहीं होता और जल में लगभग अघुलनशील होता है, अतः इसे गाढ़ी लेई या पाउडर या ठोस क्रिस्टल के रूप में भी काफ़ी समय तक शरीर में रखा जा सकता है। इसके बाद समय से इनका उत्सर्जन किया जा सकता है। इसे यूरियोटेलिक उत्सर्जन कहते हैं।
मनुष्य के रुधिर में यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा रहने पर गुर्दों में पथरी के लक्षण प्रतीत होते हैं। गुर्दों में पथरी का होना यूरिक अम्ल पेशाब के माध्यम से निकलने का लक्षण होता है। पांचवा उत्सर्जी पदार्थ ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइड होता है। अनेक समुद्री जंतु जैसे समुद्री टीलियोस्ट, कुछ इलेस्मोब्रांकाई मछलियाँ, कई मोलस्का संख्य जंतु एवं क्रस्टेशिया अमोनिया को मिथाइलेशन द्वारा ट्राइमिथाइलेमाइड में बदलकर इनका ऑक्सीकरण कर देते हैं। इससे बने ट्राइमिथाइलेमीन ऑक्साइड का उत्सर्जन कर दिया जाता है। इन ट्राइमिथाइलेमीन ऑक्साइड जल में घुलनशील तो होता है लेकिन विषैला नहीं होता। छठवां उत्सर्जी पदार्थ ग्वानिन होता है। मकड़ियाँ अपने नाइट्रोजनी पदार्थों को ग्वानिन के रूप में उत्सर्जन करती हैं। कुछ उभयचर सरीसृप वर्ग के जंतु, पक्षियाँ, केंचुए भी उत्सर्जन के लिए कुछ ग्वानिन बनाते हैं। यह बहुत कम घुलनशील होता है, अतः इसके उत्सर्जन में जल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। तो एक्सक्रीटरी ग्वानिन के रूप में यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन उत्सर्जन होता है। मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र कशेरुकियों अर्थात वर्टिब्रेट्स में उत्सर्जी एवं जनन तंत्रों में विशेषतः नर में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। इन दोनों तंत्रों का अध्ययन प्रायः एक ही स्वतंत्र मूत्रोजनन तंत्र या यूरिनोजेनिटल सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। मनुष्य में इन तंत्रों के प्रमुख अंगों में तो कोई संबंध नहीं होता, परंतु इनकी वाहिनियों में महत्वपूर्ण संबंध होता है। इसलिए स्त्रियों में केवल उत्सर्जित तंत्र तथा पुरुषों में मूत्रोजनन तंत्र के अध्ययन को मूत्र विज्ञान या यूरोलॉजी कहते हैं। हमारे प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी गुर्दे या वृक्क होते हैं। इससे संबंधित अन्य उत्सर्जी अंग भी होते हैं जैसे मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। इसके अतिरिक्त यकृत, प्लीहा, आंत, त्वचा, फेफड़े इत्यादि अन्य अंग भी उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मनुष्य की किडनी या गुर्दे, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क यकृत के नीचे पीछे की ओर उदर गुहा से बाहर अर्थात उदरगुही पेरिटोनियम के पीछे कशेरुक दंड के इधर उधर स्थित होते हैं, परंतु बिल्कुल आमने सामने न होकर बायां वृक्क दाहिने वृक्क से थोड़ा सा ऊपर की ओर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क के चारों ओर इसे यथासंभव सहारा देने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए वसीय उत्तक की गद्दी होती है। मनुष्य के गुर्दे, ह्यूमन किडनी, एक्सटर्नल फीचर्स वह लक्षण। किडनी बाहर से कैसी दिखाई देती है? वृक्क या किडनी गहरे लाल रंग के सेम के बीज की आकृति के होते हैं। प्रत्येक वृक्क औसतन 10 से 12.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक वृक्क का पार्श्व की ओर का भाग उठा हुआ अर्थात उत्तल कॉन्वेक्स होता है, परंतु शरीर की मध्य रेखा अर्थात कशेरुक दंड की ओर का भाग दबा हुआ अर्थात अवतल होता है। एक अधिवृक्क ग्रंथि, एक एड्रिनल ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के ऊपरी छोर पर टोपी की भांति लगी होती है। वृक्क के अवतल भाग को वृक्क नाभि या हाइलस कहते हैं। यह वृक्क में एक गुहा में खुलती है जिसे वृक्क कोटर या रीनल सिनुसस कहते हैं। वृक्क नाभि में होकर वृक्क धमनी, रीनल आर्टरी एवं नर्व्स वृक्क कोटर में घुसते हैं और वृक्क शिरा, रीनल वेंस
लसिका वाहिनियाँ एवं मूत्रवाहिनी नलिका यूरेटर वृक्क कोटर से बाहर की तरफ निकलते हैं। वृक्क की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। प्रत्येक वृक्क के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतकों का महीन आवरण होता है, जिसे वृक्क खोल या रीनल कैप्सूल कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। वृक्क के क्षैतिज अनुलंब काट का अध्ययन करने पर बाहर की ओर पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बना हुआ भाग कॉर्टेक्स और भीतर की ओर का भाग मेडुला कहलाता है। इसके अंदर कई त्रिभुज के आकार के पिरामिड होते हैं। इनकी संख्या लगभग 8 से 18 तक होती है। प्रत्येक पिरामिड का मोटा चौड़ा भाग इसका बेस कहलाता है, जिससे जो वलकुट की ओर होता है, और पिरामिड का सकरा शंक्वाकार भाग वृक्क कोटर में खुलता है। इसे रीनल पेपिली कहते हैं।